अंधेरे के खिलाफ, ये चैप्टर का टाइटल है, चैप्टर का शीर्षक है। हर बारिश में किताब निर्मल जी की आपको मैं पढ़कर सुना रही हूँ। यह मेरा समीक्षात्मक पाठ है, मैं अपनी टिप्पणी के साथ सुना रही हूँ, लगभग हर पंक्ति की व्याख्या करते हुए। और आशा है कि आपको मेरी व्याख्या, मेरी बातें पसंद आएंगी। मैं कभी इन देशों में नहीं गई अब तक और जाने की इच्छा है, और इतिहास की छात्रा हूँ, इसलिए बेहद दिलचस्पी है। ये चैप्टर अंधेरे के खिलाफ ठीक वहीं से शुरू होता है जहाँ के लगभग पिछला ख़त्म हुआ है। और वो जगह आपको याद दिला दूँ कि क्या है। वो जगह है कि प्रेस क्लब से निकलकर चेकोस्लोवाकिया के कैपिटल सिटी, चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग, जिसे चेक भाषा में प्राहा कहते हैं, और निर्मल जी ने ही मुझे ये बताया था चिट्ठी में कि प्राग के उस प्रेस क्लब से निकल, प्राग जिसे प्राहा कहते हैं, कि उस प्रेस क्लब से निकलकर वो जा रहे हैं और किस तरह से अपने नेता दुबचेक के नाम अपील पर हस्ताक्षर करते लोगों को देखकर रेल से उतरते हैं, और उसका पूरा प्रकरण, उसकी पूरी संवेदनात्मक और भावनात्मक यात्रा उन्होंने तय करवाई है कि एक देश जिसके ऊपर स्टालिनवादी रूसी सेना का हमला हुआ है, उसके लोग कैसे मुकाबला कर रहे हैं उससे। थोड़ा सा मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। जब मैं दोबारा रेल में बैठा, मुझे ख्याल कुछ अधिक विचित्र नहीं लगा कि इन 10 दिनों में मैंने न साहित्य की चर्चा की, न साहित्यकारों की। जितने प्रश्न लेकर मैं लंदन में आया था वे वैसे ही अनपूछे पड़े थे। जितने प्रश्न लेकर मैं लंदन से आया था वे वैसे ही अनपूछे पड़े थे। प्राग में उनका अर्थ, उनकी प्रासंगिकता, यहाँ तक कि उनकी साहित्यिकता एकदम सहसा सब झूठे पड़ गए थे। आजकल क्या लिखा जा रहा है, यह प्रश्न इतना हास्यास्पद बन जाएगा, यह भयानक चीज़ थी। मैं भयानक घड़ियों में प्राग लौटा था। लंदन से प्राग 1.5 दिन का रास्ता। समूचा मध्य यूरोप धूप में झिलमिला रहा था। बहुत देर तक मैं विश्वास न कर सका कि यह वही रास्ता है जिसे मैं कई बार पार कर चुका हूँ। जब हम चेकोस्लोवाकिया की सीमा पर आए तो मेरे लंदन के साथी ऊंचा कर खिड़की से बाहर देखने लगे। यह उनका पहला अवसर था जब वे यूरोप के समाजवादी हिस्से में जा रहे थे। उस वक्त ऐसी यात्राएं कम थी, और देखिए कि एक भारतीय नेतृत्व कर रहा है इस ऐसी यात्रा का। यह मेरा भी पहला अवसर था जब मैं एक ऐसे देश में जा रहा था जो एक अन्य समाजवादी देश की सेनाओं और टैंकों से घिरा था। सोवियत आक्रमण के बाद मैं पहली बार प्राग आया था। सिर्फ कुछ दिन पहले जब लंदन के कुछ चेक मित्रों ने मुझे प्राग में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया तो मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई। लंदन की भीगी धुंध भरी सड़कों पर चलते हुए यह विचार असंभव लगता था कि मैं उस शहर में लौटूंगा जो मेरा देश नहीं है, लेकिन जो बरसों से मेरा घर रह चुका है। ये सवाल का जवाब है जो अक्सर मुझसे भी पूछा गया है अमेरिका से देश निकाले के बाद कनाडा में कि वेयर इज़ होम। तो घर तो वहाँ बन जाता है ना, खास करके विदेशी ज़मीन जहाँ आपने घर बनाया उससे बहुत लगाव हो जाता है। जिस शहर के बारे में, उसकी नियति और उम्मीद और उदासी के बारे में मैं दिन रात सोचता था, वहाँ मैं दोबारा जाऊँगा, अपने पुराने जाने पहचाने पत्रों और बियर घरों में बैठूँगा, अपने उन मित्रों से मिलूँगा जो पिछले दिनों मुझे खुलकर पत्र भी नहीं लिख सकते थे। प्राग की पुरानी चरमराती ट्रामों में नदी पार करूँगा, चेक भाषा को चेक लोगों के मुँह से सुनूँगा। यह सोचते ही मुझे असीम खुशी होती थी, लेकिन फिर भी अंतिम रात तक मैंने निर्णय नहीं किया। विदेशी आक्रमण से घिरे एक विदेशी देश में जाना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है, और कितनी बड़ी बात है, ये कितनी अद्भुत, अनूठी और ऐतिहासिक किताब है दोस्तों। मेरे भीतर कोई चीज़ मुझे बार बार रोक लेती थी। वह डर नहीं था
सिर्फ हल्की सी शर्म थी अपने ऊपर। जब संकट की घड़ी में हम किसी देश का साथ न दे सकें तो तमाशबीन की तरह वहाँ जाना ज़्यादा शोभा नहीं देता। लेकिन फिर भी जाना भी एक स्टेटमेंट है, वो भी एक किस्म का साथ ही। महीनों पहले वे अगस्त के दिन थे जब मैंने प्राग छोड़ा था। उस रात देर तक मैं हज़ारों लोगों के साथ जुलूस में प्राग की गलियों में घूमता रहा था। महीनों पहले अगस्त के दिनों की याद, जब उन्होंने प्राग छोड़ा था और छोड़ने से पहले वाली रात वो पूरे समय सड़कों पर लोगों के साथ जुलूसों में घूमते रहे थे। सिर्फ एक नारा बार बार हवा में गूंजता था, हम सत्य सुनना चाहते हैं। आधी रात तक वह जुलूस कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर के सामने खड़ा रहा था। वे सत्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु वहाँ कोई नहीं था जो उन्हें झूठा सच्चा आश्वासन दे सके। पार्टी दफ्तर नदी के सामने है। क्या ये वल्तावा है? या तो इसमें पता चलेगा या गूगल कर पता चलेगा और जाकर पता चलेगा। आधी रात की खामोशी, घड़ी में पुलों की रोशनियाँ, आधी रात की खामोश घड़ी में पुलों की रोशनियाँ पानी पर झिलमिला रही थी। मेरे कमरे में सब चीज़ें बिखरी पड़ी थीं, बरसों का सामान, किताबें, रिकॉर्ड, पत्रिकाएं। दूसरे दिन मुझे चले जाना था, लेकिन जुलूस के लोगों को यह मालूम नहीं था कि मैं सिर्फ कुछ घड़ियों का मेहमान हूँ। लंदन का टिकट जेब में रखकर उनके साथ घूम रहा, एक तमाशबीन की तरह, क्योंकि जिस क्षण हम किसी चीज़ को छोड़ने का इरादा कर लेते हैं, चाहे वह कोई सिद्धांत हो या संबंध या कोई शहर, तब हम तमाशबीन से ज़्यादा नहीं रहते। एक सतही साझे का बहाना रेल के टिकट के साथ जुड़ा रहता है, जो न दर्द है, न जिम्मेदारी, न लगाव, जो कुछ भी नहीं है। मैं चला आया। कितनी बारीक बात है ये, जबकि मैं शायद पूरी इसको समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये उनकी दृष्टि है और इसलिए इसको पढ़ना बेहद दिलचस्प कि अगर आप एक देश में हैं जहाँ से आप बहुत प्यार करते हैं, उस पर आक्रमण है, आप पूरी तरह भी तो वहाँ के नागरिक बिल्कुल नहीं हैं और चले आए। हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि चेक तो नागरिक हैं, लेकिन जो विदेशी हैं उनका रूसी क्या करेंगे अगर उन्होंने सचमुच आतताई पर किया। हो सकता है भारतीय राजदूत का आदेश हो, लेकिन फिलहाल मैं दोबारा वहाँ जा रहा हूँ। पश्चिमी सीमा पार करते ही ट्रेन में चेक आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनमें उल्लास और बेफिक्री है। दो नवयुवक गिटार पर अपने गांव के लोकगीत गा रहे हैं। बाहर धूप फैली है। स्टेशन की दीवारों पर, पत्थरों पर दो चेक स्वबोधा मोटी सुर्खियों में खुदे हैं, जो शायद आक्रमण के दिनों में लिखे गए थे। कुछ और शब्दों को मिटा दिया गया है। रूसी शब्द अब भी दिखाई देता है। घर जाओ के अक्षर धुंधले हैं, मिटा देने के बाद भी अटल है। मिटा देने के बाद भी अटल हैं ये वो लिखावटें हैं दीवारों पर, मीनारों पर, जिन्होंने रूसी आक्रमण का सामना किया और जो एक दस्तावेज की तरह है। यह मेरा पहला अनुभव था। एक तरह से यह मेरी समूची चेक यात्रा का प्रतीक बन गया। मिटे और खुले शब्दों के बीच का भ्रम, किसी मूल्य पर भी यह भ्रम कायम रखने की कोशिश है, हालांकि यथार्थ से इसका कोई वास्ता नहीं, लेकिन जीवित रहने की यह एकमात्र शर्त है। और चेकोस्लोवाकिया जैसे एक छोटे देश के लिए यह शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। एक कमज़ोर मोमबत्ती की लौ की तरह उसके अस्तित्व को नक्शे पर, उसके नाम को भी एक फूंक से मिटाया जा सकता है। यह मेरा दूसरा अनुभव था। विदेशी की आंखों में कायरता है, चेक लोगों की आंखों में वह राजनैतिक दक्षता का नाम है। इतनी खूबसूरत भाषा है लौटने की कि मैं सीधा आपके लिए पढ़ रही हूँ और व्याख्या बाद में करूँगी। मैंने कई बार अपने मित्रों से यह बात सुनी, अगर हम कोई विरोध या प्रदर्शन करेंगे तो रूसी टैंक दोबारा आ जाएंगे और तब रही सही आशा भी खत्म हो जाएगी।
यह रही सही आशा केवल भ्रम नहीं है। विदेशी लोग संघर्ष की बात करते हैं, चेक अपने अस्तित्व। बहुत बड़ी बात है ये। मैं अक्सर कहती हूँ कि मैंने इमिग्रेशन का बहुत संघर्ष किया है और उसके बाद फ़ौरन ये भी कहती हूँ कि दरअसल ये संघर्ष एक रिस्पॉन्स वो था। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती थी कि मुझे एक इमिग्रेशन के युद्ध में घसीटा जाएगा। कल रात बहुत देर तक एक पोलिश प्रोफेसर कवि से मेरी बात होती रही, वो म्यूज़िक के भी गहरे ज्ञाता है, और मैंने कहा कि वो इमिग्रेशन का युद्ध था जिसमें मुझे घसीटा गया। और उन्होंने कहा कैसे, तो उसकी लंबी कहानी मैंने सुनाई, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैंने इमिग्रेशन का बहुत लंबा संघर्ष किया है। तो वो संघर्ष इस तरह से है कि मतलब मैंने तो उसमें शिरकत नहीं की, मुझे उसमें घसीटा गया। इसलिए वो संघर्ष किसी और का भी होना चाहिए, और वही मेरी कोशिश है कि वो संघर्ष उस व्यक्ति का भी हो जिसने वह संघर्ष मेरे ऊपर लादा। बल्कि कहें कि धीरे धीरे इस संघर्ष को युद्ध का जामा पहनाने की मेरी कोशिश है, बड़े ही साक्षर तरीके से एक कानून मानने की। लेकिन वही मेरा अस्तित्व भी है। मतलब मैं तो हूँ अपनी भाषा, अपने देश, अपने घर, अपनी जगह, अपनी माँ के पास, लेकिन मेरा छूटा हुआ घर और मेरी छूटी हुई ज़िंदगी हर वक्त मेरे साथ होता है। तो वो भी मेरे अस्तित्व का हिस्सा फॉर्मली कैसे बन रहा है और बन जाए, और इस तरह बन जाए कि उसका मतलब मुझे कुछ भावनात्मक और ऐसा मुआवजा मिले कि मैं मतलब आ और जा सकूँ। इतनी सीमाएँ हैं हमारे चारों ओर, सीमाएँ ही सीमाएँ हैं। ये सीमाओं का ही निर्माण था जिसने इमिग्रेशन युद्ध की शुरुआत की, और हमारा देश फिलहाल एक इमिग्रेशन युद्ध से गुजर रहा है। यह एक अलग बात है। यहाँ बात अस्तित्व की है, अस्तित्ववाद पर व्याख्या से अलग, लेकिन जो एक चेक खास व्यक्तित्व था उसके अस्तित्व की बात है। यह अस्तित्व उनकी सदियों पुरानी संस्कृति, भाषा और साहित्य से जुड़ा है। चेक लोग शायद दुनिया में पहले लोग हैं जो आधुनिक राजनीति के कटघरे में नहीं आते। राजनीति उनके लिए अगर कोई महत्व रखती है तो सिर्फ इस अर्थ में कि दूसरे देश उन्हें अपनी राजनीति में खींचना चाहते हैं। पहले युद्ध के पहले ऑस्ट्रिया, दूसरे युद्ध के पूर्व जर्मनी और अब सोवियत संघ। तो बहुत ही दिलचस्प ये है कि दूसरे लोग अपनी राजनीति में उन लोगों को खींचना, देशों को, प्रणालियों को, शासन तंत्रों को, नेताओं को, उन लोगों को जो एक रोमा जिप्सी टाइप का जीवन जी रहे हैं जिसमें कोई अनार्की नहीं है, लेकिन केवल एक स्थापित मूल्य का विरोध है, एक पुरातनपंथी विरोध है। तो हम यहाँ फ़िलहाल विराम लेते हैं, और यही मेरे साथ हुआ, और मैं फिर दोबारा लौटूंगी इसके विवरणात्मक पाठ के साथ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, बल्कि कहें कि समीक्षात्मक पाठ कर रही हूँ। हर बारिश में निर्मल वर्मा जी की किताब की समीक्षा मानिए इसे ऑनलाइन। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो खुले मन